हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक विवाह ऐसा भी पार्ट 1। साथ ही कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेवती था, जिसकी उम्र कुछ 15 वर्ष थी और वो बहुत गरीब परिवार से थी। वो 3 बहनें और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत कम कमाते थे। उन पैसों से उनका पूरे परिवार का खर्च नहीं चल पाता था। इसीलिए रेवती और उसकी माँ दोनों एक ठाकुर के यहाँ काम करती थी और अधिराज सिंह एक ठाकुर परिवार के बेटे थे। उनके पिता का नाम बलवंत ठाकुर और उनकी माँ का नाम कल्याणी देवी था। एक दिन बलवंत और कल्याणी मंदिर गए तो वहाँ पंडित जी से बलवंत ने अपने बेटे अधिराज की कुंडली दिखाई तो पता चला कि अधिराज की जीवन आयु बहुत कम है। ये सुनकर बलवंत और कल्याणी बहुत घबरा गई, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो दोनों अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इसका कोई हल बताइए, जो चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, बस आप हमारे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। पंडित जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं। अभी आप लोग जाइए और हाँ, चिंतित मत होइएगा, हम हल जरूर निकाल लेंगे। ये सुनकर बलवंत और कल्याणी दोनों की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दोनों अपनी हवेली को लौट गए। अगले दिन सुबह बलवंत और कल्याणी दोनों पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे और पंडित जी को देखकर बलवंत और उनकी पत्नी कल्याणी खड़े हो गए और पूछने लगे कि कुछ उपाय मिला। पंडित जी हाँ, मिल गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है जहाँ आपके पुश्तों यानी कि आपके घर के बड़ों ने पहले के समय में बहुत लोगों को मारकर उसमें डाल दिया था। इसीलिए उन लोगों को कभी आत्म शांति नहीं मिली। इसीलिए अधिराज को वहां पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा होगा, जिससे ये होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग से जीवित रहेगा। कल्याणी, लेकिन वो लड़की को पहचानेंगे कैसे? पंडित जी, पूजा के बाद हवेली जाने में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी, समझिएगा कि वही लड़की है जो अधिराज ठाकुर की जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को कुएं में डाला गया था उसी का श्राप चढ़ा है अधिराज पे। इसीलिए शांति पूजन के बाद वो माफ कर देंगे और अधिराज को उस लड़की से मिलवा देंगे, जिसकी वजह से वो जीवित रह सकते हैं। तभी बलवंत और कल्याणी कहते हैं कि पंडित जी, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस। बलवंत, एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजन कल ही करवा दीजिए और चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। बिना समय गवाए काम पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, क्योंकि ये हमारे इकलौते बेटे अधिराज की जिंदगी का सवाल है। पंडित जी बिल्कुल। शाम हो गई थी और अधिराज घर आए। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी, तो वे अपनी माँ से पूछ पड़े। तभी कल्याणी ने अधिराज को सारी बातें बताई, लेकिन अधिराज एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र लेकिन बहुत अच्छे वकील थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में नाम कमाया और कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर उसको भूल जाने को कह रहे थे। तभी बलवंत आए और सारी बातें बताकर कहा कि कल पूजा में बैठ जाइए और शांति पूजन कर लीजिएगा। अधिराज चुपचाप अपने पिता की बात सुन लिए और पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की बात कभी नहीं टालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी पूजा की सारी तैयारी करके हवेली आए और सभी को कुएं के पास चलने को कहा। बलवंत के 3 भाई और 3 भाभी थी, पर उन सबको बस एक एक बेटी थी और अधिराज घर का इकलौता बेटा था। इसी वजह से वो सबका लाडला था। सब कुएं के पास गए, वहां पूजा हुई और फिर सब वहां से वापसी के लिए निकल गए। तभी रास्ते में रेवती दौड़ी दौड़ी अधिराज और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गई। तभी अधिराज ने गाड़ी रोकी और कल्याणी गाड़ी से उतरकर रेवती को उठाया और पूछा, लगी तो नहीं? रेवती,
नहीं मालकिन, नहीं लगा, क्षमा कर दीजिएगा हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। कल्याणी, नहीं नहीं, जाइए आप घर अच्छे से। फिर रेवती चली गई और कल्याणी भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई। फिर अधिराज अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गए। कल्याणी, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दिया? वो वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था पंडित जी की बात? बलवंत, पागल हैं क्या आप? उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विवाह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कल्याणी जी। तभी कल्याणी बलवंत की ये बात सुनकर नाराज और चिंतित हो जाती है और जाकर सबको बताती है कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था, वो भी उसी लड़की से जो वापसी में सबसे पहले मिले। कल्याणी की ये बात सुनकर पूरे घर वाले चिंतित हो जाते हैं और बलवंत के तीनों भाई बलवंत से कहते हैं कि जाओ और उस लड़की को लेकर आओ और हमारे बेटे से उसकी शादी करवाओ। बलवंत, लेकिन भाई साहब। तीनों भाई, लेकिन कुछ नहीं, जो पंडित जी ने कहा है वो कीजिए, जाइए जल्दी से। तभी सबके इतने बोलने पर बलवंत मान जाते हैं और लड़की का पता लगाने को कहते हैं। और फिर बलवंत लड़की के पूरे परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि वो लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ये लोग बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए वो उनके परिवार के पास जाते हैं। बलवंत को देखकर रेवती के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बलवंत ठाकुर आप यहाँ? बलवंत, हाँ, वो तुम लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। तो एक काम करो, तुम लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो और किसी को भी कभी मत बताना कि तुम मेरी बहू के माता पिता हो। रेवती की माँ, लेकिन ठाकुर साहब। बलवंत, लेकिन क्या? बदले में हम तुम्हें 50,000 रुपए भी देंगे। वैसे भी हमें लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। बलवंत की ये बातें सुनकर रेवती के पिता के मन में लालच आ जाती है और वो मान जाते हैं। रेवती की माँ, लेकिन रेवती के बापू। रेवती के पिता, अरे रेवती की माँ, एक तो हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी वहाँ और दूसरा कि हमें पैसे भी मिल जाएंगे, उससे हम कुछ काम की शुरुआत करेंगे और हमारी हालत भी अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर रेवती की माँ चुप हो जाती है और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज देती है। हवेली पहुंचते ही रेवती देखती है कि बहुत बड़ी हवेली है और वहाँ पे अधिराज की 3 बहनें खड़ी थी। तीनों का नाम विद्या, सुनैना और रीवा, जिसमें से विद्या और सुनैना बहुत शाही तरीके से रहना पसंद करती थी और रीवा बहुत सादे तरीके से रहती थी और रीवा का स्वभाव भी बहुत नरम था। रेवती बहुत प्यारी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कम उम्र और रहन सहन अलग होने की वजह से वो सबको अच्छी नहीं लगी। लेकिन रीवा फिर भी बहुत प्रेम और स्नेह के साथ उसको अंदर लेकर आई और अपने कमरे में ले गई और कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। शाम को अधिराज घर आते हैं और बलवंत और पूरा परिवार शादी के बारे में अधिराज को बताते हैं। अधिराज शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। उसके अगले दिन ही बलवंत और कल्याणी पंडित जी को बुलवाकर शादी करवाने को कहते हैं। शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारी कर देते हैं और पूरे परिवार के साथ बलवंत को वहां बुलाते हैं। फिर बलवंत भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। आज रेवती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि रेवती को आज रीवा ने शाही कपड़े पहनने को दिए थे। रेवती को देखकर कल्याणी उसको देखते रह गई और साथ में पूरा परिवार रेवती की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। लेकिन अधिराज एक बार भी रेवती का चेहरा नहीं देखे थे। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन रेवती शादी के बाद भी रीवा के साथ उसके कमरे में रहती थी। रीवा और रेवती की उम्र एक ही थी, दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। रेवती को अधिराज अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किए और पूरा परिवार भी रेवती के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते थे। बस कल्याणी और रीवा रेवती को प्रेम दिया करती थी। कल्याणी तो रेवती को अपनी बेटी भी कहा करती थी। रेवती हवेली में नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन कल्याणी उसे मना भी करती थी। कल्याणी, बेटा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहू हैं हमारी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत से नौकर और नौकरानियाँ हैं। रेवती, जी माँ जी, वो हमें बुरा नहीं लगता है इसमें, हम पहले भी सारे काम किया करते थे,
कल्याणी फिर रेवती के सर पर हाथ रखती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सामने से अधिराज आते हैं और अधिराज, शंभू पानी लाइएगा हमारे लिए। लेकिन शंभू वहाँ नहीं था। इसी वजह से रेवती पानी देती है। रेवती, जी पानी। आवाज़ सुनकर अधिराज समझ जाते हैं कि वो रेवती है। अधिराज, शंभू कहाँ गया? रेवती, वो जी। अधिराज फिर वहाँ से उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं और रेवती का चेहरा नहीं देखते हैं। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर बुलवाते हैं। तभी रेवती और अधिराज मंदिर जाते हैं। तभी रेवती को पता चलता है कि क्यों अधिराज से रेवती की शादी हुई और अधिराज के साथ रेवती का रहना कितना जरूरी था। मंदिर से आते वक्त अधिराज, रेवती घबराहट भरी आवाज में, जज जी। अधिराज, हम पहले पढ़ने बाहर गए थे, तभी से हम एक लड़की से प्रेम करते हैं और हम उनसे शादी भी करना चाहते थे। वो लड़की यहीं बगल शहर के ठाकुर घराने से ही है। उनका नाम शिवन्या सिंह राजपूत है और आपसे शादी हमारे घर वालों ने अंधविश्वास में आकर करवा दी है। रेवती, जी। अधिराज, हम उनसे शादी तो नहीं कर सकते, पर उन्हें धोखा देकर आपसे प्रेम भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। रेवती, जी आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे क्योंकि हम भी वापस नहीं जा सकते। और यकीन मानिए, हमें आपकी शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। अधिराज, लेकिन रेवती, बिल्कुल बेफिक्र होकर शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। अधिराज, आपको बदले में क्या चाहिए? रेवती, कुछ नहीं, बस हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है क्योंकि हमने बस 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है, वो भी जबरदस्ती चले जाते थे सरकारी विद्यालय। लेकिन पिछले 1 साल से हम काम किया करते थे अपने पिता की मदद करने के लिए। अधिराज, ठीक है। अधिराज घर जाकर शिवन्या के बारे में पूरे परिवार को बताते हैं। ये सुनकर कल्याणी नाराज हो जाती है, लेकिन पूरा परिवार अधिराज की ये बातें सुनकर खुश हो जाता है। कल्याणी, लेकिन रेवती का क्या? अधिराज, वैसे तो आप लोगों ने उसके साथ गलत किया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारी और शिवन्या की शादी से। उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि विद्या, सुनैना और रीवा के साथ रेवती भी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी। फिर कल्याणी रेवती के पास जाती है और कहती है कि बेटा, ये क्या किया आपने इजाज़त दे दी अधिराज को दूसरी शादी करने की। लेकिन इसमें भी आपकी गलती नहीं है, आपकी उम्र ही बहुत छोटी है, इसीलिए आपने आपकी खुशी किसी और के हाथ दे दी, वो भी इतनी आसानी से। ये कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद ही अधिराज और शिवन्या की शादी हो जाती है। शिवन्या आती है और रेवती से मिलती है। रेवती की खूबसूरती देखकर शिवन्या को अच्छा नहीं लगता है। शिवन्या भी एक ठाकुर परिवार की लड़की थी, इसीलिए सारे घर वाले शिवन्या को बहुत प्रेम देते थे। लेकिन कल्याणी को रेवती ही पसंद थी, क्योंकि रेवती बहुत साफ दिल की साधारण सी लड़की थी। शिवन्या सारा वक्त अधिराज के पास ही दिखाई देती थी। शिवन्या और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि शिवन्या को कुछ काम करना ही नहीं आता था और रेवती सारा काम किया करती थी और अब तो साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। और शिवन्या से रेवती उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसीलिए रेवती को बहुत तारीफ मिलती थी। शिवन्या को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अधिराज और रेवती और शिवन्या की शादी को 3 साल बीत गए थे। अब रेवती 18 वर्ष की हो गई थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि रेवती के माता पिता कौन है और कहाँ से है। और अब रेवती 10वीं की परीक्षा देकर पहले स्थान से पास हुई थी। कल्याणी और रीवा बहुत खुश थी। रीवा तो वैसे भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसी कारण उसका अंक रेवती से भी अधिक था। लेकिन विद्या और सुनैना के अंक अच्छे नहीं आए थे। दोनों रीवा से तो नहीं, लेकिन रेवती से बहुत जलन करती थी और रेवती से बात भी नहीं करती थी। यही सब देखकर एक दिन शिवन्या, अधिराज सुनिए, क्यों ना हम रेवती को शहर भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए, उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि उनके अंक कितने अच्छे आए हैं। अधिराज, लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी? शिवन्या, हम सारा इंतजाम करवा देंगे,
उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और रीवा भी साथ में पढ़ना चाहती है तो हम उन्हें भी भेज देंगे। अधिराज, ठीक है, लेकिन हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी। फिर अधिराज पूरी बात परिवार के सामने शिवन्या की कही हुई बातें रखते हैं और रीवा और रेवती की पढ़ाई के लिए बोलते हैं। पूरा परिवार अधिराज की बातें से सहमत होता है। कल्याणी भी रेवती की पढ़ाई का सोचकर हाँ कहती है। रीवा बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी, लेकिन रेवती बहुत दुखी थी। उन्हें ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगी कि उन्हें ये बातों से खुशी क्यों नहीं मिल रही है, जबकि वो खुद आगे बढ़ना चाहती हैं। फिर रेवती को समझ आया कि वो अधिराज को पसंद करने लगी हैं, क्योंकि अधिराज का सारा काम पिछले साल से रेवती ही किया करती थी। रेवती अधिराज को पसंद करने लगी हैं। ये सोचकर रेवती बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि फिर रेवती के दिमाग में ये आता है कि अधिराज ने आज तक रेवती का चेहरा भी नहीं देखा है, तो वो रेवती से प्यार भी करेंगे। ये सोचना रेवती के लिए बेवकूफ़ी है और वो तो शिवन्या से प्रेम करते हैं। ये सब सोचकर वो ये फैसला लेती है कि वो शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। 2 दिन बाद सुबह सुबह रीवा और रेवती शहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सबसे अलविदा लेकर दोनों बाहर जाती हैं, जहां अधिराज खड़े होते हैं और दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाने वाले होते हैं। रीवा गाड़ी में बैठ जाती है और रेवती बैठने लगती है। तभी रेवती का पैर फिसल जाता है और रेवती गिरने लगती है, लेकिन रेवती को गिरने से अधिराज बचा लेते हैं। उसी बीच अधिराज पहली बार रेवती का चेहरा देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर पीछे से शिवन्या आती है और ये देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन विनम्र आवाज में कहती है, अधिराज जाइए, वरना दोनों को देर हो जाएगी। फिर दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उसके बाद फिर रेवती और अधिराज भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। और स्टेशन पहुंचने के बाद अधिराज ट्रेन तक सारा सामान पहुंचवा देती हैं और दोनों को ट्रेन में बिठाकर दोनों से अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।